हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। क्या देखेंगे? सुभाष चंद्र एवं आज़ाद हिंद। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, को मनाया गया। उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा में यहाँ पे हुआ था। रेड वाला जो है ना, उड़ीसा में हुआ था। वर्तमान में पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बताएं ना कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ICS का परीक्षा उत्तीर्ण कर उसे 4थे स्थान प्राप्त किया था। उस समय ICS किस समय? 1897 ICS का एग्ज़ाम में मतलब 4था रैंक लाए थे। जो गवर्नमेंट नहीं संभालता था, अंग्रेज लोग संभालता था। 4था रैंक लाए थे। उस समय महत्व था। ICS जैसे आज होता है ना, IPS होता है ना, IAS होता है ना, तो IPS ही ICS पहले था। क्या था? ICS। असहयोग आंदोलन में भाग लेने हैं तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ICS का आज बोलेगा कि कोई IPS के एग्ज़ाम के एग्ज़ाम थी कर लो, जॉब कर लो, और जॉब करने के बाद छोड़ने का बोल देगा अपने देश के लिए, तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता है वो। अपना देश छोड़ देगा लेकिन एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस समय क्या, जॉब छोड़ दिए। क्या किए? जॉब छोड़ दिए और देश के लिए सहयोग किए। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाया, परंतु गांधी जी के द्वारा अचानक स्थगित किए जाने में उन्होंने गहरा दुख व्यक्त हुआ। 1923 ईस्वी में CR दास ने मौलिक नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका योगदान रहा। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन ने विरोध किया, तब भारत के संविधान बनाना नेहरू कमेटी के सदस्य सुभाष बनाया गया। नेहरू कमेटी के सदस्य किसका बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस का। नेहरू रिपोर्ट में सुभाष सहमत नहीं थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक के एक अलग संगठन बनाया। इंडिपेंडेंस लिंक का क्या बनाया? अलग संगठन। 1929 में कांग्रेस के राजनीति पर वामपंथी हावी हो गए। प्रसिद्ध वामपंथी नेता सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विवरण मिलता है। 1929 से 1939 कितना से? 1929 से 1939। 1929 से सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पुनः 1938 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष में चुनाव लड़े। महात्मा गांधी विरोध बावजूद सुभाष पट्टा रवैया सीताराम भैया 203 वोट से पराजित किया गया। महात्मा गांधी सुभाष के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। फलतः सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पुनः उन्होंने कांग्रेस के छोड़ दिया। अतः 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, जिसमें शीलभद्र भाजी ने सहयोग दिया। सुभाष के साथ जुड़े रहे। मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में हुआ इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी हुआ। इसी के समय ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस राजद्रोह लगकर उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र ने कलकत्ता एल्गिन रोड स्थित उनके आवास ही नज़रबंद कर दिया। आवास के क्या किया? नज़रबंद कर दिया। सुभाष 17 जनवरी 1941 को मुसलमान का वेश बनाकर मुसलमान का भी वेश बना लेते थे। कब? 17 जनवरी 1941 में। देखिए, मुस्लिम का वेश बनाकर अपना नाम मौलवी जियाउद्दीन रखकर बंदी गृह से भागने में सफल हो गए। जेल में बंद थे। जेल में मुस्लिम के नाम बता के, हिंदू नहीं, मुस्लिम के वेशभूषा धारण करके वो अथिये से जेल से फरार हो गए। देखिए, उनके मित्र रहमत अली ने इनका भूमिका निभाया। सुभाष कलकत्ता से भागकर काबुल रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे। काबुल रूस होते हुए कहाँ पहुँचे? जर्मन पहुँचे। हिटलर में से मुलाकात किया। हिटलर के सेनापति
रावेल ट्रॉफ ने सुभाष के नेताजी के उपाधि धारण किया। इन्होंने इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष 1943 में जापान पहुंचे। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। गांधी जी ने 1942 में सुभाष को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा। क्या कहा? राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा। क्या कहा? राष्ट्रभक्त मतलब समझते हैं, मतलब अपने देश के लिए कुछ हद कर जाने का तैयार, मतलब अपने देश के सामने शरीर क्या लगने लगे? तुच्छ, मतलब बहुत छोटा। जीवन क्या लगने लगे? जैसे हमारा देश है तो हम भी, ये होता है उत्सुकता। कुछ लोग का होता है ना, ये हमारा देश रहे या ना रहे, हमारा जीवन, वैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। क्या? वैसा जीवन नहीं। आज़ाद हिंद फौज 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में हुआ। यह मौजूद मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जबकि अमेरिका आदि शामिल था, जबकि धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी एवं जापान शामिल था। इसलिए भारतीयों परामर्श किए बगैर 1941 में दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारतीय सेना के जापान के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया गया। सेना का नेतृत्व कर्नल मोहन सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था? कर्नल कौन कर रहा था? कर्नल मोहन सिंह। सामना करना पड़ा। हजारों की संख्या में कर्नल मोहन सिंह ने समेत इसे भारतीय सेना को जापान के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। कर्नल मोहन सिंह ने जापान के प्रधानमंत्री तोजो के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि उन्होंने अनुमति मिल जाए तो वे एक सेना का गठन कर जापान की ओर से मित्र राष्ट्र के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। अनुमति उन्होंने मिल गई। सफलता 1 सितंबर 1942 को मलाया ने कर्नल मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल एवं पितृम रास बिहारी बोस आदि मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनकी पैतृक चिन्ह दौड़ता हुआ शेर था। क्या था? दौड़ता हुआ शेर। कर्ता कर्नल मोहन सिंह ने माना जाता है। इनका पहले कमांडर कर्नल मोहन सिंह बने। इनकी स्थापना के समय 16,300 सैनिक भर्ती किए गए थे। कितना? 16,300 सैनिक भर्ती कर लिया था उस समय, बिना टेलीफोन, खाली पत्र के माध्यम से। समझ सकते हैं कितना उसको बात में पावर होगा। आज दो आदमी के नहीं मिला पाते हैं। उस समय 16,000 फौज का निर्माण कर लिया था। सिर्फ क्या से? अपना जुबान से। क्या से? जुबान से। दिसंबर 1942 आते जापानी सरकार एवं आज़ाद हिंद फौज के बीच इस मतभेद उभर कर सामने आया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक की संख्या बढ़ती जा रही थी, जबकि आज़ाद हिंद फौज ने के समक्ष एक सांकेतिक सेना चाहता था। अतः जापानी सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के भंग करने का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान पहुंचे। अब तक द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की हालत खराब रही। सुभाष के आग्रह से जापान के प्रधानमंत्री आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करने का आदेश दिए। जैसे देखिए, पहले द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध का क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। और दो देश, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र। क्या था? तब जापान से गए। कहाँ से गए? जापान के क्षेत्र से गए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या महात्मा गांधी किसके सहायता दिए थे? इंग्लैंड वाला की सहायता दिए थे, पढ़ाए थे ना, याद है? तब कुछ किया नहीं। ये क्या चीज़ के लिए सहायता किए थे? कि हमारे क्या करेगा? देश का आज़ाद करेगा। लेकिन वैसा किया नहीं। तो अब जैसे उन लोग का 3 देश के बीच युद्ध हो रहा था ना, तो विपक्ष वाला के क्षेत्र से जाके और सेना का गठन किया। और किसको हराना चाहते थे? इंग्लैंड वाला को हराना चाहते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। एक वहाँ के प्रधानमंत्री, जो जापान के प्रधानमंत्री थे ना, उससे अनुमति मांगे कि क्या हम सेना के गठन कर सकते हैं आपके ओर से, मतलब हम सेना रख के और झगड़ा युद्ध कर सकते हैं। तो वो बोल दिया हाँ। देखिए, उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किया। उनके प्रधान स्वयं को घोषित किया तथा इस सरकार ने अपने पहले जापान, पूर्ण जर्मनी, इटली समेत 9 राष्ट्रों का मान्यता दिया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रयासों में आज़ाद हिंद फौज से बढ़कर 4 लाख आसपास पहुंच गई, जिसे संचालित करने के लिए 4 ब्रिगेड बनाया। गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड का प्रधान लक्ष्मी
सहगल को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के लिए एक सांस्कृतिक प्रकोप बनाया गया जिसका प्रधान नाजिर हुसैन कर्नल राम सिंह भी इन्होंने शामिल थे। कर्नल राम सिंह ने भी इन्होंने शामिल किया। कदम कदमत जा रहा था गीत के नामक रचना किया। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का निर्माण के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में आक्रमण किया। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तक पहुंच गया। इसी क्रम में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आज़ाद किया। क्या किया? अंडमान का शहीद द्वीप निकोबार स्वराज द्वीप रखा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जब इसे विभिन्न क्षेत्रों में जब विजय अभियान कर रहे थे, जब आज़ाद हिंद फौज बना ना, आज़ाद हिंद फौज किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। जब विभिन्न क्षेत्र में विजय घोषित कर दिया था, मतलब जीत रहा था ना, देखिए अभियान कर। उसी समय जुलाई 1944 में रंगून के जुबली हॉल में एक रेडियो प्रसारण किया। उन्होंने इसी क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की संज्ञा दिया। सुभाष देखिए अब खुशी मनाने लगे। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहले विरोध हुए किसका? सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन लगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ का? नेताजी का उपाधि दिए। किसका उपाधि दिए? नेताजी के उपाधि दिए। जय श्री का नारा दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में चलो नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस यह अंतिम रेडियो का प्रसारण था। देखिए सैकड़ों तो अभियान किया और जीत रहा था। किसका सेना जीत रहा था? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का क्या हो रहा था? सैकड़ों जीत रहा था। अब बोला गया कि सैकड़ों तो जीत रहा है, लेकिन अब भारत कब जीतेगा? भारत तो आप दिल्ली में चलो, दिल्ली में जो शासन कर रहा है उसको मार के ख़त्म कर दो, वो अपना शासन जमा लेंगे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में आते इटली और जर्मनी ने घुटना टेक दिया। जापान अंत तक लड़ता रहा। जापान क्या हुआ? देखिए जापान की तरफ कौन कौन था? इटली, जर्मनी और जापान। तो इटली जर्मनी हार गया। इटली और जापान क्या हुआ? हार गया। लेकिन जापान क्या हुआ? लास्ट तक लड़ते रह गया। परंतु 9 अगस्त 1945 ने अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। अब अमेरिका वाला क्या किया ना, इसके विपक्ष वाला जो था क्या? परमाणु बम गिरा। आज भी वहाँ जाइएगा ना, परमाणु बम जैसे नुकसान उतना नहीं करता है, बताए होंगे कभी। जो उसका वायरस फैलता है ना, वो आज भी वहाँ अंधरा लंगड़ा पैदा होता है। शुद्ध पैदा नहीं होता है, शुद्ध पैदा नहीं होता है। कोई आंधर रहेगा तो कोई लांगड़, मतलब सही नहीं मिलेगा। सुभाष जापान को छोड़कर रूस जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 18 अगस्त 1945 को फामोस द्वीप ताइवान के निकट इस हवाई जहाज़ को दुर्घटना हो गया। जैसे अब जापान को छोड़कर, जैसे जापान में भी परमाणु बम चल गया, कौन चला गया? अमेरिका चला दिया। तो आप सोचे ना कि चलते हैं कहाँ? रूस चलते हैं। कहाँ चलते हैं? देखिएगा, ये वाला रूस है, ये जापान है। कौन है? ये वाला जापान है, ये रूस है। कौन सोचे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि अब यहाँ से कहाँ चलते हैं? रूस चलते हैं। तो हवाई जहाज़ से चलना आराम किए, क्या? और हवाई जहाज़ क्रैश हो गया। मतलब क्या हो गया? गिर गया। क्या हुआ? उस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? मौत हो गया। सुभाष के निधन हो गया। इसी समय मित्र से हबीबुर रहमान के साथ थे जो बच गए थे। इसका मित्र हबीबुर रहमान था। कौन था? जो क्या बचा हुआ था, मुस्लिम था। वो क्या था? उन्होंने सुभाष का अंतिम संस्कार किया तथा सुभाष के अस्थि कला को जापान के रेबोनिज बौद्ध मठ में रखा। पहली बार 22 अगस्त 1945 के रेडियो ऑफ टोक्यो में सुभाष के मृत्यु का घोषणा किया गया था। रेडियो ऑफ टोक्यो में मतलब कहाँ घोषणा किया गया था? जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो वहाँ से रेडियो में बोला गया था कि जापान सुभाष चंद्र बोस का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? सुभाष का निधन लंबे समय तक संशय बना रहा, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी KGB का कहना था कि सुभाष 1946 तक रूस में जीवित था। जैसे रूस वहाँ जापान वाला बोल दिया क्या कि नेताजी सुभाष चंद्र क्या हुए?
के मृत्यु हो गया 1945 में। कब? 1946 में। रूस वाला बोल रहा है कि नहीं, खुफिया एजेंसी वहाँ के बोल रहा है कि नेताजी के देखे हैं, अभी जीता देखे हैं 1945 में घोषित मृत्यु कर दिया, 1946 में यहाँ वाला बोल रहा है कि हम जीता देखे हैं। अब देखिए 1946 तक रूस में जीवित देखे हैं। सुभाष के मृत्यु की जांच के लिए शाहनवाज आयोग का भोसले आयोग, मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। इन तमाम आयोगों के सुभाष के मृत्यु के पुष्टि किया गया। समगुहा नेताजी टेंट और एलैंड में उन्होंने नेताजी के मृत्यु के पृष्ठ, जैसे सब लोग अलग अलग बताया कि नेताजी वहाँ नहीं मृत्यु हुए, यहाँ मृत्यु हुए, लेकिन मेन था कहाँ मृत्यु का जड़? हवाई क्रैश में। कहाँ था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों का गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे आज़ाद हिंद फौज का था ना, तो देखिए धुरी राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र कौन था? देखिए ये धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में 3 गो था, जापान था, इटली था। कौन कौन था? जापान, इटली और मारेंगे ना, अब ये बताए थे रोम। जापान, इटली और 3 गो था। क्या गो था? रोम। देखिए, और एक तरफ वो मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र के जाने से तो सहायता कर रहे थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। उधर वाला हार गया, उधर वाला। और विपक्ष में किसको कर रहे थे? ब्रिटेन वाला को। अब ब्रिटेन, जर्मनी था। देखिए जर्मनी था, कौन कौन था? जर्मनी था और जर्मनी, इटली और जापान था। जर्मनी, इटली और वो कौन सा मित्र राष्ट्र था? कौन था? तो वो वाला तो हार गया। और उसी तरफ से कौन हेल्प कर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक तरफ धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन था? धुरी राष्ट्र में फ्रांस था, ब्रिटिश था, अमेरिका था और कौन था? रूस था। कौन था? तो ये सब जीत गया। ये सब क्या हो गया? जीत गया। तो जीत गया। जो आज़ाद हिंद फौज का 16,000 जो गठन किए थे, कौन किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और लड़ रहा था विपक्ष से, तो सबके गिरफ्तार कर लिया। क्या किया? सबके गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज खां के ऊपर से दिल्ली से लाल किला के राजद्रोह मुकदमा चलाया गया। इन्होंने बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूला भैया देसाई, तेज बहादुर शाह के काला कोट पहनकर वकालत किया। उन्होंने बावजूद इन तीनों को फांसी के सजा सुनाई गई। दिल्ली की जनता ने लाल किला को घेर लिया तथा नारा दिया कि लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को छोड़ दो। लाल किला को क्या करो? जैसे लाल किला से हमारा क्या मतलब है? हमारा क्या फौज जो है से फौज के छोड़ दो, लाल किला तोड़ दो, आज़ाद हिंद को क्या करो? छोड़ दो। क्या करो? नारा दिया गया। क्या दिया गया? मुस्लिम लीग एवं सीआर फार्मूला। मुस्लिम लीग एवं सीआर फार्मूला देखिए क्या है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के मुक्तिदाता दिवस मनाया। देखिए मुक्तिदाता दिवस बोले ना क्या कि मुक्तिदाता दिवस क्या कब मनाया गया था? जब मुस्लिम के सापेक्ष में जब लोग बोलना बंद कर दिया था, तब तो मुक्तिदाता दिवस 1939 में मनाया गया था। मुक्ति दिवस मनाया गया 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में हुई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था। भारत को बांटो और छोड़ो मुस्लिम लीग द्वारा किए गए भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्या मुस्लिम लोग नारा क्या दिया? भारत को बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग द्वारा भारत को बांटो और मतलब भारत को क्या करो? बांट दो। मतलब हिंदू मुस्लिम में बांट दो और भारत को क्या करो? छोड़ दो। क्या करो? हम लोग का आज़ाद कर दो। मुस्लिम लोग नारा दिया था। कौन नारा दिया था? हिंदू नहीं, मुस्लिम नारा दिया था। हिंदू तो बोलवे करता था कि एकता रहो, हिंदू पकड़ के कुटबो करता था मुस्लिम को मैं शामिल नहीं होता। भारतीय हमारा बोलना यहाँ उचित नहीं होता है ऐसे।
जैसे वीडियो अपलोड हो, बहुत सारे लोग देखेंगे ना। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में किया गया मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों दबाव बनाने लगे। कांग्रेस भारत में विभाजन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के माध्यम से मुस्लिम समझौता करने की चेष्टा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को प्रस्ताव मुस्लिम लीग के समक्ष रखा। सीआर फार्मूला कहते हैं। मुस्लिम लीग भारत में आज़ादी के लिए होने वाले आंदोलन को कांग्रेस का साथ दिया। क्या दिया? कांग्रेस के क्या दिया? साथ दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में गठित होने वाला अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुए। जैसे देखिए, मुस्लिम भी जैसे अत्याचार था ना, मुस्लिम भी उसको मजबूरी हिंदू को साथ देना पड़ता था, कांग्रेस के सहायता देना पड़ता था, नहीं तो उसको भी ठोकता। कौन ठोकता? जैसे उसको मतभेद करा रहा था, भाई से बंटवारा करा रहा था हिंदू मुस्लिम से, तो ऐसा थोड़ी था कि एगो हिंदुओं के लूटता, हिंदुओं के मारता, उसको भी मारता। क्या उसको ऐसा थोड़ी है कि आपको भाई से झगड़ा करा रहे हैं हम, तो हम एगो आपके भाई के ही लूटेंगे, आपको भी धन लूटेंगे, हम आपको भी ठोकेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि आपके भाई के ही अथी करेंगे, और ऐसा आदमी के विचार में कभी जाया मत कीजिएगा। मतदान के पूर्व सभी राजनीतिक दल को अपने दृष्टिकोण से प्रचार का पूरी प्रस्ताव दिया। देश में विभाजन की स्थिति को रक्षा, यातायात जैसे विषयों को आपसी समझौता व्यवस्था होगी। उपयुक्त शर्तें तभी मानी जाएगी जब कांग्रेस भारत छोड़कर चला जाएगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सीआर फार्मूला के तहत भारत विभाजन को स्वीकृति दी गई। सीआर फार्मूला को लेकर महात्मा गांधी ने जिन्ना के साथ दिल्ली में वार्ता किया, जिसे गांधी जिन्ना वार्ता या दिल्ली वार्ता कहते हैं। इस वार्ता के समय महात्मा गांधी जिन्ना को कायदे आजम संज्ञा दिया। इसके बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना ने सीआर फार्मूला के ठुकरा दिया। जो पाकिस्तान मिलेगा वह अपूर्ण, अधूरा और दीमक लगा हुआ होगा। अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिन्ना के साथ गांधी से वार्ता किया। एक महान भूल कांग्रेस के बताया कि उन्होंने कहा कि गांधी जी जिन्ना को वार्ता के लिए आमंत्रित कर उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ा दिया। कालांतर में भारत का विभाजन सीआर फार्मूला के आधार पर हो गई। किसके आधार पर होगी? किसके आधार पे? किसके आधार पे? सीआर फार्मूला के आधार पे। बेबेल योजना, क्या बेबेल योजना शिमला में हुआ था। कितना में हुआ? कहाँ में हुआ था? 1946 में लॉर्ड बेबेल का वायसराय बना। इस समय द्वितीय हुआ एवं 20 जून में अपने शिखर सम्मेलन के 20 जून में शामिल मित्र राष्ट्र के सदस्य अमेरिका और रूस, इंग्लैंड दबाव डाल रहा था। वे भारत में व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। भारत में सत्ता के स्थापित हाथ सौंप दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कौन थे? और रैमजे मैकडोनाल्ड बताए थे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में थे। कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931 में हुआ था। फर्स्ट वाला कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में कौन भाग लिया था? द्वितीय महात्मा गांधी छोड़ के भाग गए थे ना। फर्स्ट में हुआ था ये, कैसे बोलते थे, कौन पार्टी है जी? कांग्रेस वाला लिया था। कौन लिया था? कांग्रेस पार्टी। दूसरा में महात्मा गांधी जो छोड़ के भाग गए थे, और तीसरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काहे भाग गए थे महात्मा गांधी? जाति विभाजन का बात कर रहा था ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल वायसराय बेबेल 1945 में दूसरा सुझाव दिया कि भारत के विभिन्न दलों के साथ मुलाकात कर इसे भारत में सुव्यवस्था स्थापित करे ताकि विभिन्न दलों के सहयोग से उन्हें मिल सके। इसी के तहत लॉर्ड बेबेल ने 16 जुलाई 1945 को अपने योजना में विभिन्न दलों के समक्ष रख दिया। बेबेल ने प्रस्ताव कहते हैं कि बेबेल प्रस्ताव के तहत निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया। भारत के वायसराय के कार्यकारिणी का पूर्ण गठन किया जाएगा। इसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा। वायसराय तथा
प्रधान सेनापति को छोड़कर समस्त पद भारतीयों को दे दिया जाएगा। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के पास होगा। बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के वायसराय द्वारा कार्यकारिणी के कारणों को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वायसराय कार्यकारिणी हिंदू एवं मुसलमानों को बराबर साझेदारी दी जाएगी। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा? सब भारतीय के द्वारा ही, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। जैसे दूसरा कोई संविधान हमारा कहाँ बनाएगा? हमारा कामिया को वो जानेगा? नहीं ना जानेगा, तो संविधान काहे बनाएगा? बेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजन किया गया। इसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन के आयोजन में 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया था, जबकि मुस्लिम की ओर से पेन चाहिए। मुस्लिम की ओर से मुहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। बुल्लू पेन दीजिए जी। मुहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। इस सर्वदलीय सम्मेलन में कुल 22 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में अध्यक्षता में लॉर्ड बेवेल ने किया था। तमाम कोशिश के बावजूद इस सम्मेलन में कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित नहीं हो पाई। अंततः बेवेल शिमला समझौता की असफलता होगी। 1946 का नौसैनिक विद्रोह, क्या अब नौसेना में विद्रोह हो गया। किसमें विद्रोह हो गया? किसमें विद्रोह हो गया? किसके बीच अब विद्रोह हो गया? नौसेना का मतलब समझते हैं, सैनिक में विद्रोह हो गया। आप समझ सकते हैं कि सैनिक में विद्रोह हो गया तो फिर बड़ा जैसे सैनिक अगर उग्र ज़्यादा हो गया तो समझ सकते हैं। जैसे अगर भारतीय सेना को छोड़ दिया जाए ना, आर्मी के अगर छोड़ दिया जाए तो एक दिन में पूरा पाकिस्तान, पूरा चीन ख़त्म कर देगा। आर्मी की थोड़ी लड़ता है, युद्ध नहीं करता है। आर्मी जब पूरा बड़ा युद्ध होता है ना, आर्मी पूछेगा कुछ नहीं, तो डायरेक्ट गोली मारता है। उसका फुल परमिशन रहता है हमेशा। ये बिहार पुलिस का थोड़ी, बिहार पुलिस के बंदूक में जंग लगा हुआ रहता है। ये खाली दिखावा के लिए लेके चलता है। क्या दिखावा के लिए, लेकिन उसका परमानेंट रहता है। लेकिन हल्का में ना लीजिएगा, कभी कभी साफ भी रहता है, मारेगा तो। एक ऐसे ही बीएसएफ का जवान था, उसके दोस्त लोग चिढ़ाता था, उसके पत्नी के बारे में चिढ़ाते रहता था। एक बार गुस्सा हुआ, गोली चला दिया अपने दोस्त पे ही। तो हथियार जो लिए है उसके साथ ज़्यादा मतलब भेदभाव मत कीजिएगा। वो कब चला देगा, मूड उसका कैसा है, कोई ठीक नहीं है। 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने के साथ भारतीय नौसैनिक आज़ादी के ललक बढ़ गई। जैसे अब कुछ आज़ाद देना मतलब उन लोग बात मानना स्टार्ट कर दिया। जैसे सेना भी हुआ ना, तो सेना के मनोबला क्या हुआ। जैसे आप कोई चीज़ के एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम निकलता है, एक आध बार फेल होते हैं, 3-4 बार निकल गया, एक बार फेल हुए, तब भी मनोबल ऊपर रहता है। तो देखिएगा, आदमी होता है ना, आदमी मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। क्या होता है? जो अगर मानसिक से मजबूत रहेगा ना, उसका पैर भी हाथ भी नहीं रहेगा ना, एग्ज़ाम निकाल लेगा। ये मानसिक कमज़ोर वाला आदमी से कभी बात मत कीजिएगा। एक प्रशिक्षण दल की स्थापना किया, जहां इसे तलवार नामक जहाज के नौसेना प्रशिक्षण की जा रही थी। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण इस स्थल पर भारत छोड़ो वंदे मातरम, जय हिंद जैसे नारा लिखा का कमांडर जनरल का था। जो नौसेना के कार्यों को जनरल इस अंदाज में परंतु कोल के बदले जनरल किंग कमांडर चीफ बनाया गया। तब इसे उन्होंने भारतीय नौसेना का दंडित आरंभ किया गया। उनकी सुविधाओं की कमी दी गई। सफलता। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी
1946 को तथा हड़ताल में आयोजन किया गया। 22 फरवरी 1946 को नौसेना का देशव्यापी आंदोलन हुआ था। फलतः पूरे भारत में उन्होंने अराजकता फैल गई। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास को नौसैनिक एवं ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता हुआ था। यह हड़प्पा रुख भारतीय नौसेना का भारतीय उल्लेखनीय योगदान रहा। क्या रहा? अब देखिए 1945 से 1946 के ईस्वी, कब से कब? 1945 से कैबिनेट मिशन या संसदीय मंडल। कैबिनेट मिशन या देखिए कैबिनेट मिशन मतलब अभी संसद के चुनाव हुआ। संसद में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है। किसका होता है? अभी लोकसभा के चुनाव हुआ था ना, ये आम आदमी चुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम आदमी चुनाव, पीपुल मैन को बोलते हैं। 19 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ था। इसी चुनाव को लेबर पार्टी मजदूर दल में अपने चुनावी घोषणा पत्र किया। उन्होंने महामारी सरकार बनेगी तो हम भारत को आज़ादी देने की दिशा में पहल करेंगे। फलतः इंग्लैंड में रहने वाले तमाम भारतीयों ने लेबर पार्टी को अपना मत दिया। फलतः लेबर पार्टी की विजय हुई तथा क्लीमेंट एटली ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। एटली ने अपने चुनावी की घोषणा के मुताबिक 19 फरवरी 1946 को पार्लियामेंट में यह घोषणा किया कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा। फलतः 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इन्होंने पैंथिक लॉरेंस भारत में स्टेफन क्रिप्स में किया। एबी अलेक्जेंडर मिशन प्रधान किया गया। कैबिनेट मिशन के प्रधान शामिल हुए तथा कैबिनेट प्रस्ताव शामिल बातों की घोषणा की। भारत की स्वतंत्रता दे दिया जाएगा। भारत में ब्रिटिश प्रांत के एक देशी रियासत मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत में देशी रियासत को मिलाकर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका देशी रियासतों का उचित अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उचित अधिकार दिया जाएगा। अब देखिएगा सांप्रदायिक मुद्दे पर मतभेद होने की स्थिति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के अन्य पार्टी को वोट देने का अलग अलग अधिकार होगा। रक्षा, विदेशी एवं संचार जैसे मुद्दों पर संघ सरकार का होगा, जबकि अन्य समस्त ताकत का अवशिष्ट शक्तियों प्रांत के पास होगा। पॉइंट नंबर 6 छठा, 10 लाख से जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होगा, उन्हें मिलाकर एक संविधान सभा का बनाया जाएगा। इसी के संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। भारत का विभाजन नहीं होगा और न ही पाकिस्तान का निर्माण होगा। 11 ब्रिटिश प्रांत बांटा जाएगा। 6 बिंदु पर बहुल प्रांत शामिल किया जाएगा। बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी और मद्रास। कहाँ? बिहार, उड़ीसा, यूपी, एमपी, बम्बई और मद्रास 3 मुस्लिम बहुल प्रांत में शामिल किया जाएगा। सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा 2 मुस्लिम बहुल प्रांत शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आगमन हुआ। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव रखा। आरंभ में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से दोनों ने ही कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु जुलाई 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रांतों में समूहीकरण प्रस्ताव गंभीरता नहीं दिखाई के कारण मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को मानने के लिए इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसी के साथ इसे घोषणा पत्र तथा लेंगे तथा पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान को पाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया गया। फ़ोन ऑफ नहीं होगा तो आज पूरा करके छोड़ेंगे, आज जितना समय लगेगा, ठीक है। फ़ोन ऑफ, स्टोरेज ऑफ नहीं होगा तो पूरा आज करके छोड़ेंगे। जब भारत में सांप्रदायिक दंगे जोर सुनते रहिएगा, फास्ट चलेंगे। सांप्रदायिक दंगे जोर से हुआ तब इसे सराय बेबल ने प्रधानमंत्री एटली का सुझाव दिया तथा बेहतर इसे होगा भारत के समस्या भारतीयों के ऊपर छोड़े जाए तथा अंग्रेज इंग्लैंड के वापस लौट जाएगा। इन्होंने बैकडाउन पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकडाउन पॉलिसी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री इटली ने ये मानने को इनकार कर दिया। दिसंबर 1945 में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव बताएं ना, संसद में होता है, अभी ना बताएं। आम चुनाव केंद्रीय प्रांतीय दोनों स्तर पर हुआ। केंद्रीय स्तर पर 104 एवं 102 सीटों का चुनाव हुआ था, जिनमें कांग्रेस का सर्वदलीय 57 सीट मिला अर्थात इसे बहुमत से हासिल हुआ। प्रांतीय स्तर पर चुनाव को 11 में से 6 प्रांतों का कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत हुआ।
हालांकि कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल रहा। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग के सबसे बड़ी पार्टी बावजूद यहाँ यूनिवर्सिटी पार्टी अकाली दल का स्थापना किया गया। अन्य दलों ने मिलकर सरकार बनाया। पंजाब के प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी पार्टी के खिलाफ खिरायत ने अपने, हालांकि यह सरकार इसे अधिक दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि अकाली दल में प्रधान तारा सिंह अपने समर्थन के वापस ले लिया, जिन्हें यहाँ से सरकार दल गिर गया। मुस्लिम लीग ने यहाँ अपने सरकार बनाया तथा सिकंदर हयात खां को पंजाब का प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने इस मंत्री के द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बने। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अब्दुल कलाम आज़ाद बने। इस पर कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कांग्रेस आराम किया। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम अध्यक्ष से दिवस मनाने के सांप्रदायिक होने के आराम किया। अंतरिम में इच्छा व्यक्त किया। अतः कांग्रेस के कुछ ही मंत्रियों ने 5 सदस्य को मंत्री बनाया गया, जिसे सबसे प्रमुख लियाकत अली थे, जिन्हें वित्त मंत्री बनाया गया तथा कालांतर में लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। अंतरिम मंत्रिमंडल के मुस्लिम भारत सांप्रदायिक दंगा जोर से पकड़ने लगा। ऐसे में स्थिति में विभाजन को रोकना कठिन हो गया। क्या हुआ? माउंटबेटन एक योजना आया। क्या आया? 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से घोषणा की गई। 1948 में भारत के भारतीयों को हाथ सौंप दिया जाएगा। इन कार्यों को अंजाम देने के लिए इटली में लॉर्ड बेवेल को भारत वापस बुला लिया गया। उन्होंने बदले में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय बनाकर 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा। इन्होंने कांग्रेस मुस्लिम लीग के अन्य दलों के नेताओं ने विचार विमर्श कर 1947 में इंग्लैंड गए तथा वहां के पार्लियामेंट में विचार विमर्श के बाद भारत लौटकर 3 जून 1947 को अपने घोषणा किया। उन्होंने माउंटबेटन की योजना से नाम बदल किया और उन्होंने योजना के तहत निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया। क्या किया? निम्नलिखित बातों का। 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। कितना में किया जाएगा? कौन? माउंटबेटन ने बताया। कौन बताया? माउंटबेटन ने। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या सौंप दिया जाएगा? भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। भारत का विभाजन होगा तथा पाकिस्तान का निर्माण होगा। माउंटबेटन नहीं बोला कि पाकिस्तान का निर्माण होगा। भारत तो आज़ाद होगा ही, लेकिन पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा। 565 देशी रियासतें भारत में मिलेगा तथा पाकिस्तान में मिलेगी या स्वतंत्र रहेगी। उत्तरी से पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह होगा। इसी के आधार पर क्षेत्रों को भारत या पाकिस्तान में मिलाया जाएगा। जैसे जनमत संग्रह होगा, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है ना, जैसे पंजाब वाला जैसा क्षेत्र है, पंजाब राजस्थान, तो सब मुस्लिम भी रहता है। क्या रहता है? तो वहाँ बोला गया है ना कि जो चाहेगा, जैसे हिंदू मुस्लिम तो बांट दिया गया। अब जो चाहेगा कि हम हिंदू में रहें और या जो चाहेगा कि हम मुस्लिम में रहें, वो स्वतंत्र है। कौन वाला क्षेत्र? पूरब और पश्चिम वाला, ए वाला क्षेत्र और ओ वाला क्षेत्र। कौन वाला क्षेत्र? बांग्लादेश भी बताए थे कि मुस्लिम वाला है। कौन है? भारत में पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए न्यायमूर्ति रेडक्लिफ। अब सीमा का निर्धारण कौन करेगा? सीमा भी निर्धारण करना चाहिए ना। जैसे खेत बनाते हैं तो खेत का एक निश्चय निर्धारण होता है ना कि इतना से इतना तक हमारा है, तो वही सीमा बोला जाता है। क्या? तो सीमा कौन निर्धारण कर रहे हैं? तो रेडक्लिफ किया था। कौन किया था? रेडक्लिफ किया था। माउंटबेटन योजना के द्वारा 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग दिल्ली में अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने शीघ्र इसे स्वीकार कर लिया। कांग्रेस 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के विचार करने के लिए दिल्ली में बैठक बुलाया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे ने भारत के विजय का विरोध किया। मुख्य रूप से अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान ने पुरुषोत्तम दास टंडन का सर्वाधिक विरोध किया तथा भारत में विभाजन को मुद्दा को कांग्रेस के सदस्यों को मतदान किया। क्या किया?
हमारा यही 2 पेज है, समाप्त करेगा। 2 पेज है, ये 2 पेज है। इस मतदान के अधिकांश लोग इसे विभाजन के पक्ष में अपना मत दिया। गांधी जी की जब तक इसे यह बोलते आ रहे थे कि भारत पर विभाजन हमारा सफ़र। गांधी जी बोलते थे कि हम मृत्यु अगर होंगे तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान विभाजन होगा। क्या? पाकिस्तान और भारत से तभी विभाजन हो सकता है जब हम मृत्यु हो जाएंगे। लेकिन पहले ही घटना हो गया। क्या? पहले ही घटना हो गया। उन्होंने कहा कि यह विभाजन अस्थायी आज़ादी के बाद इसे एक बार पुनः दोनों मुल्क हो जाएगा। अतः कांग्रेस के माउंटबेटन योजना के स्वीकृति प्रदान किया गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा माउंटबेटन योजना की स्वीकृति देने के बाद 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया। पार्लियामेंट के द्वारा 18 जुलाई को स्वीकृति दी गई तथा इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को नाम दिया गया। अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ? 14 अगस्त का किसका निर्माण हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया गया। भारत में पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? गवर्नर जनरल कौन बने? आज प्रधानमंत्री होता है ना, पहले गवर्नर जनरल होते थे। क्या होते थे? गवर्नर जनरल। जबकि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर। प्रधानमंत्री कौन बने? जब भारत आज़ाद हुआ ना तब प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? पाकिस्तान ने पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने। कौन बने? और पाकिस्तान के कौन बना? गवर्नर जनरल जिन्ना बना। कौन बना? भारत के कौन बना? माउंटबेटन बना। कौन बना? अली जिन्ना। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। कौन? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बने 20 गवर्नर जनरल। 26 जनवरी 1950 को भारत इसका संविधान लागू हो गया। बताए थे ना कि 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को क्या बन के तैयार हो गया था। क्या हुआ था? कैसा लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था समय। कितना लगा था? 2 साल 263 लोग शामिल थे। क्या? कितने लोग शामिल थे बनाने में? 2 साल लगा था। जिसको हम 5 घंटा में पढ़ते हैं ना, 2 साल मतलब 3 साल लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। लगभग कितना दिन लगा था? 3 साल मतलब 900 दिन लगा था। 900 कैसे? 65 1100 दिन लगा था। गांधी जी आज़ादी के बाद सुझाव दिया कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। गांधी जी आज़ादी के बाद एक बार भूख हड़ताल किया क्योंकि भारत में राज्य से कोष के पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपया देने की बात कही गई थी, जिसे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देने से इनकार कर दिया। जैसे देखिए, अब जैसे भाई में बंटवारा होता है ना, तो भाई में बंटवारा होता है तब जब कभी मान लीजिए किसी का हिस्सा ज़्यादा पड़ गया तो उसके बदले पैसा दिया जाता है, दिया जाता ना। तब भारत का हिस्सा क्या हो गया था? ज़्यादा पड़ गया था। क्या हो गया था? ज़्यादा पड़ गया था। तो जैसे माउंटबेटन के सामने रखा गया था ना बात कि भारत क्या करेगा? भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देगा। क्या करेगा? देगा। तो ये थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बोलते थे ना, भारत जब आज़ाद होगा कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि दे दीजिए। क्या कीजिए? दे दीजिए। तब ये पर हो गया। जैसे कुछ हमारा ज़मीन भी था ना जो पाकिस्तान में था, तो उन लोग जैसे नहीं, जैसे बड़ा भाई होता है तो बोलता है कि छोड़, जैसे जो समझदार होता है बोलता है कि छोड़ो ना, इसको दे दो, इसको से जो हमको लेना है छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। जो देना है इसे दे देता है, लेना रहता है इसे छोड़ देता है, कुछ कुछ छोड़ देता है। ऐसा होता है ना। तो ऐसे हिंदुस्तान वाला किया, क्योंकि उनका कहना था कि पहले पाकिस्तान से आए सिख जिनका संपत्ति वहाँ रह गया। जैसे इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहना था ना कि कुछ पाकिस्तान से आया है। कौन आया? सिख आया है। क्या आया है? उनका वहाँ घर था, उनका क्या था, तो उनका संपत्ति तो देगा वो नहीं, तो हम कहा है उसका संपत्ति बंटवारा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2 भाई वाला बंटवारा होगा। क्या होगा?
जैसे मान लीजिए आपके भाई के बंटवारा पड़ा, तो मान लीजिए भाई वाला लड़का जो हो गया से कहेगा कि नाम चाचा देने रहेंगे हम, और आपको 55 करोड़ रुपए देना है, मान लीजिए भाई के देना है, तो अब बोलिएगा कि ना कि जैसे हम तो देंगे ठीक है, लेकिन जो लड़का आया है वो लड़का के उसको बाप में हिस्सा तो बनता है ना, तो वो भी तो हम लेंगे ना। वो नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। तो कुछ लोग समझाता है कि छोड़ो ना, क्या छोड़ो ना, तुम्हारा एक सोना जैसा लड़का तो मिल रहा है ना। लगभग 565 देशी रियासत में से अधिकांश देशी रियासत सरदारी से पटेल के सहयोग में भारत में शामिल हो गए। जूनागढ़ से गुजरात, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जैसे 3 को था ना, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जैसे भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत आज़ाद में जो आज पूरा देख रहे हैं ना, उनमें भारत के पूरा राज्य देख रहे हैं ना, तो पूरा राज्य शामिल हो गया था, लेकिन 3 को नहीं शामिल हुआ था। एक आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है? ए वाला है क्षेत्र, ए वाला क्षेत्र है, ये दिखाई दे रहा है ना, आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर तो देख रहे हैं ऊपर में, आंध्र प्रदेश और जूनागढ़ था। एक क्या था? तो जूनागढ़ यहाँ पे था, तमिलनाडु में था। कहाँ था? ये 3 वो क्षेत्र बोलता था कि हम नहीं शामिल होंगे अभी। किस में? भारत में। किस में? बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या अच्छा तुमको मिलाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के तो अब मिलाया गया, कब? अक्टूबर 2019 में मिलाया गया ना, पहले से नहीं था हमारा देश में, मोदी जी मिलाए हैं उसको। भारत सरकार को सहायता मांग की भारतीय सेना के 2/3 कश्मीर को जीतकर जब भारत में शामिल किया गया। यूएनए के हस्तक्षेप में 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को, जैसे देखिए ये पूरा भाग है ना, जैसे ये पूरा कश्मीर है ना, ये 3 भाग जो है ना, ये 3 भाग इतना वाला क्षेत्र से भारत ले लिया, और इतना वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये पाकिस्तान के दिया। उसको स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग। वहाँ जाइएगा इतना मस्त फील होता है ना। महात्मा गांधी प्रतिदिन की भांति 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला मकान संध्या का भाजन कर रहे थे। जैसे रोज़ भाजन करते थे। क्या करते थे? दिल्ली में बिड़ला एक मकान था, भवन था। क्या था? तो 30 जनवरी 1948 को आज भी भजन कर रहे थे। तो उसी समय गांधी जी का 3 से प्रिय भजन था। वैष्णो जन को तेरी कहिए, इनका नरहरि पारित किया। एकला चलो रे, इसका गुण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। रघुपति राघव राजा राम, ये सुने हैं ना, रघुपति राजा, ये हमेशा बोलते थे। कौन बोलते थे? महात्मा गांधी बोलते थे। और फिर बोलते थे कि एकला चलो रे, मतलब हमेशा अकेले चलो, कोई जीवन में साथ नहीं देगा। वैष्णो जन को तेरे कहिए, वैष्णो जन को, ये 3 को फेमस इनका था। क्या था? ये 3 को क्या था? भजन था। क्या था? एकला चलो रे, वैष्णो, और क्या था? वैष्णो जन को तेरे कहिए, वैष्णो जन को, और क्या था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम मेरा दादा का नाम है। तिथि को नाथुराम गोडसे गोली मारकर गांधी जी को हत्या कर दी, क्योंकि देश में विभाजन के गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे। इस स्थिति को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारत विभाजन एवं उस समय घटने वाली घटना के कई पुस्तकों की रचना की गई। जैसे भारत विभाजन गुनाह का हार है। क्या है? जैसे भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया ने लिखे हैं। तामस भीष्म साहनी ने लिखे हैं। क्या और इंसान मर गए, रामानंद सागर ने लिखे हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? हेलो एवरीवन, आज का आधुनिक भारत क्या हो गया? हमारा समाप्त हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।